गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वो है भारत पर मकदूनियाई आक्रमण और उसके प्रभाव। तो देखिए, मकदूनिया जब नाम आता है तो वास्तव में मकदूनिया एक छोटा सा राज्य था जो कि एक देश है यूनान। आपने सुना हो, यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। आपने सुना भी होगा यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता। तो यूनान में एक छोटा सा एक राज्य है मकदूनिया, जो कि यूनान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो राज्य था, मकदूनिया राज्य, ये आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य था। इस पर शासन था फिलिप द्वितीय नामक एक शासक का। फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड, ठीक है। ये बहुत ही योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने यूनान के मकदूनियाई राज्य की स्थापना की थी। अगर हम कहें ना, द किंगडम ऑफ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया अंग्रेजी का शब्द है, मकदूनिया जो है हिंदी में इसको बोला जाता है। तो मकदूनियाई राज्य का जो संस्थापक था वो फिलिप सेकंड था। लेकिन 336 ईसा पूर्व में फिलिप सेकंड की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र, यशस्वी पुत्र, जिसका नाम था सिकंदर, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। सिकंदर का तो आपने नाम ज़रूर सुना होगा, द ग्रेट एम्परर। तो वो फिलिप सेकंड का पुत्र था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो कि बहुत ही वीर, साहसी और शक्तिशाली सेनापति था। उसकी एक इच्छा थी विश्व विजेता बनने की, ठीक है। ही वांट टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर। यही कारण था कि उसको जो उत्तराधिकार में राज्य मिला था, मकदूनिया का राज्य, उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और उसने राजगद्दी पर बैठते ही अपने साम्राज्य विस्तार करना आरंभ कर दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और अरस्तु, अगर आपने नाम सुना हो, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो, एरिस्टोटल या अरस्तु, वो सिकंदर का गुरु था, ठीक है। सिकंदर ने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। तो साम्राज्य विस्तार की योजना उसने बनानी शुरू कर दी। उसने साम्राज्य विस्तार आरंभ कर दिया और सबसे पहले उसने सीरिया, बेबीलोनिया और मिस्र जैसे देशों पर अधिकार करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। देखिए, विश्व विजेता बनना चाहता था तो उसने शुरुआत जो है अपने आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे सीरिया, बेबीलोनिया और मिस्र पर अधिकार करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर आप जानते हो कि 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एक विशाल सेना लेकर ईरान पर भी आक्रमण कर दिया। और मैंने आपको बताया था कल कि अरबिला का एक युद्ध हुआ था, जिसे गागमेला का युद्ध भी कहा जाता है। अरबिला के युद्ध में सिकंदर ने डैरियस तृतीय को, डैरियस तृतीय कौन था, मैंने आपको कल बताया था, ईरान का शासक था, डैरियस प्रथम, ठीक है। जैकस डैरियस, डैरियस तृतीय, ये जो है ईरान का शासक था। तो ईरान के शासक डैरियस तृतीय को उसने पराजित किया और 331 ईसा पूर्व तक सिकंदर का जो साम्राज्य था वो यूनान से लेकर मध्य एशिया में ऑक्सस नदी के निकट तक और एशिया तक विस्तृत हो गया था। काफ़ी बड़ा साम्राज्य बना लिया था उसने। इसके पश्चात उसने अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया पर भी अधिकार कर लिया और 328 ईसा पूर्व में उसने ईरान के महान सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। ईरान पर तो उसका कब्जा हो ही गया था। फिर 327 ईसा पूर्व में, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ईसा पूर्व जो है वो घटते हैं, घटते क्रम में होते हैं, ईसवी जो है बढ़ते क्रम में होती है। तो 328 में उसको ईरान का सम्राट घोषित किया गया और 328 में और 327 में फिर उसने अपनी सेनाओं को दो भागों में बांट दिया और भारत पर आक्रमण करने का उसने निश्चय कर लिया।
पूर्व की तरफ आक्रमण करने का, क्योंकि भारत के बारे में उसने सुन रखा था, भारत के धन धान्य के बारे में, और वैसे भी वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो अब उसने अपनी एक सेना का नेतृत्व स्वयं किया। बाकी जो दो सेना थी, उसने मतलब जो दूसरी सेना थी उसका नेतृत्व अपने दो अनुभवी सेनापतियों के हाथ में सौंप दिया, और 326 ईसा पूर्व में की जो बसंत ऋतु थी उसमें वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंच गया। अब इस बात से तो आप परिचित होंगे कि भारत पर जो भी आक्रमण हुए विदेशियों के, वो मुख्यतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं। और उस समय अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र माने तो आज का पाकिस्तान, आप आज के भारत से उस समय का अंदाज़ा ना लगाओ, बल्कि उस समय से उस समय के भारत का अंदाज़ा लगाओ। उस समय का जो भारत था वो पाकिस्तान तक विस्तृत था। हमारी जो मतलब भारत की जो सीमा थी वो सीधा अफगानिस्तान से लगा करती थी। ये बात हमें सोच के चलनी है। तो भारत के वो उत्तर पश्चिमी भाग पर पहुंच गया। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, तो भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी? व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन? तो देखिए, राजनीतिक स्थिति हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक स्थिति भारत की बहुत ही डावाडोल थी, बहुत दयनीय थी। समस्त भारत छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ये सब छोटे छोटे या छोटे बड़े राज्य स्वतंत्र राज्य थे। इनमें आपस में वैमनस्य था, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और एक इतिहासकार का मानना है कि उस समय भारत में 28 स्वतंत्र राज्य स्थापित थे, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। आपने 16 महाजनपदों के बारे में तो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, वो भी एक तरह से राज्य ही थे। लेकिन अगले 300 वर्ष, लगभग 300 वर्षों में 16 के अतिरिक्त 12 और नए राज्य जो है स्थापित हो गए थे, यानी लगभग 28 राज्य स्थापित थे, जिनमें मगध जो है तब भी सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध का राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशाल था, और वहाँ का जो शासक था धनानंद था, जो कि बहुत ही अलोकप्रिय था जनता में। तो हम एक एक करके कुछ राज्यों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से राज्य थे ये हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम आक्रमण पढ़ेंगे सिकंदर के तो उसमें ये सब नाम आएंगे। तो पहला जो राज्य है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है एस्पेसियन। ये राज्य कुनार और बाजोर की जो नदियाँ थी, मतलब कुनार और बाजोर नदी की जो घाटी थी उसके बीच में ये राज्य स्थित था। कौन सा? अस्पेसियन, या इसे अश्वायन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अश्वायन नामक जाति का शासन था। इसका राजा जो था वो यूअसपला था, यूअसपला। ठीक है। इसके बाद जो अगला जो राज्य था वो गुरेस राज्य था, जो कि अस्पेसियन और असाकिनोई राज्य के बीच में स्थित था, और इस राज्य पर गौर का जो राजा था उसका आधिपत्य स्थापित था। इसके बाद अश्वायन का राज्य था, जो काबुल और सिंध नदी के बीच में स्थित था। काबुल तो आप जानते हो अफगानिस्तान की कैपिटल है, और सिंधु नदी के बारे में आप जानते हो। काबुल और सिंधु नदी के बीच में एक राज्य था जिसका नाम था अश्वायन। इसकी जो राजधानी थी वो मसग थी। मसग एक शक्तिशाली दुर्ग भी था, जो कि चारों ओर से जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली सेना थी, जिसमें 20,000 घुड़सवार थे और 30,000 पैदल सैनिक थे। बहुत सारे इसमें हाथी भी सम्मिलित थे। और अश्वायन जाति के लोग जो है बहुत ही युद्ध प्रिय और स्वतंत्रता प्रेमी थे। युद्ध लड़ने का उनको शौक था और स्वतंत्र रहना चाहते थे, ऐसी उनकी आप ये कह सकते हैं कि प्रवृत्ति थी। इसके बाद निसा का राज्य था, ये भी काबुल और सिंधु नदी के बीच में था। एक अष्टक राज्य था जिसकी राजधानी पुष्कलावती थी, और इस राज्य का जो शासक था अस्तेस, वो बहुत बड़ा देशभक्त था। एक राज्य और था तक्षशिला का राज्य। आप जानते हो कि ये सिंध और झेलम नदियों के बीच में स्थित था, और आज के
जो पाकिस्तान है उसमें स्थित है, और पहले ये गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था आम्भी। आम्भी जो है एक बहुत ही कायर, बहुत ही स्वार्थी शासक था, और ये अपने स्वार्थ के लिए देश को दांव पर भी लगाने को तैयार था। तक्षशिला अगर हम वैसे देखें तो आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, दूसरा यहाँ की भूमि जो है बहुत उपजाऊ थी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बहुत ही विख्यात प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से जो फेमस था। अच्छा, इसके बाद अरसेकस और अभिसार का राज्य था जो कि पाकिस्तान में ही स्थित था। इसी तरह से एक राज्य था पोरस का राज्य। पोरस का राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पोरस भी दो थे, एक तो बड़ा पोरस था और एक छोटा पोरस था। बड़े पोरस का जो राज्य था वो झेलम और चेनाब नदी के बीच में था, और जो छोटे पोरस का जो राज्य था वो चेनाब और रावी नदी के बीच में था। ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब जो है इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है ना, सिंधु नदी की ही शाखाएं थी ये सब। पंजाब जो पांच आब का मतलब होता है पानी, पांच पांच आब यानी पांच नदियों के बीच में स्थित। तो आप ये देखिए कि बड़ा पोरस और छोटा पोरस। बड़ा पोरस का राज्य झेलम और चेनाब के बीच में था, छोटा पोरस का राज्य चेनाब और रावी के बीच में था। अब जहाँ तक बड़े पोरस की बात है, बड़ा पोरस बहुत ही शक्तिशाली था। उसके राज्य में लगभग 300 नगर सम्मिलित थे, और उसकी सेना में 30,000 घुड़सवार, 1,000 रथ और 100 हाथी सम्मिलित थे। बहुत बड़ा देशभक्त था पोरस, और अपनी योग्यता, शक्ति और अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण वो पूरे देश में लोकप्रिय था। और बाद में आपने नाम सुना होगा कि सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन छोटा पोरस जो था वो इसके बिल्कुल विपरीत था, बहुत कायर और अभिमानी शासक था। इसके बाद हम बात करते हैं मगध राज्य की। मगध राज्य तो आप जानते हैं कि ये सतलुज नदी के पूर्व में स्थित था, और इस राज्य पर उस समय नंद वंश का शासन था। नंद वंश का जो राजा था धनानंद, वो जनता में बहुत अलोकप्रिय था, बहुत अभिमानी था। उसने चाणक्य का भी अपमान किया था। लेकिन नंद वंश की जो सेना थी ना, वो बहुत शक्तिशाली थी। इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी सम्मिलित थे। तो हालांकि धनानंद अयोग्य था, कायर था, लेकिन उसकी विशाल सेना से कोई भी टक्कर लेने को तैयार नहीं था, और आसान नहीं था इतना। नंद वंश की सेना पर आक्रमण करके पराजित करना वो बहुत मुश्किल था। मगध साम्राज्य की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। वो भी तक्षशिला की तरह ही वाणिज्य, शिक्षा और व्यापार का, कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मगध राज्य के बाद हम बात करते हैं ग्लोगनिकाई राज्य। ग्लोगनिकाई ये चेनाब नदी के पश्चिम में स्थित था, भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विस्तृत था, व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी तरह से गंदरीस एक राज्य था जो कि चेनाब और रावी नदी के बीच में स्थित था। इसे मद्र राज्य के नाम से भी जाना जाता था। फिर कुछ और राज्य थे छोटे मोटे, जैसे कठोई का राज्य है, सौभूति का राज्य है, सिबोई का राज्य है, अगालसोई का राज्य है, शूद्रक, मल्लोई, अरेस्टोनोई और मोशिनोकोश। ये कुछ राज्य थे जो कि सिकंदर के आक्रमण के समय में थे। यानी सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, बहुत शोचनीय थी। बहुत सारे राज्य थे, ये नाम मैंने गिनाए, ये पूरे याद भी नहीं होते, और ये छोटे छोटे राज्य थे। ये राज्यों के जो शासक थे ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यहाँ तक कि आम्भी जो था तक्षशिला का शासक, वो बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि देशद्रोही था एक तरह से, और आम्भी ने ही ऐसा माना जाता है कि सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था। तो इस प्रकार से ये स्थिति थी राज्यों की। मगध राज्य जो है काफ़ी शक्तिशाली था।
बाकी सिकंदर के भारत पर आक्रमण किस प्रकार से हुआ और उसके क्या प्रभाव पड़े वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।